Moving forward, now let's talk about the preview for SRH versus Rajasthan Royals. One of the most highly anticipated games, one of the most awaited games period, because SRH ने अभी मुझे पता है पिछले 2 मैचेस से हाइप थोड़ी डाई आउट हो गई SRH की, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि उन्होंने बहुत एंटरटेन करा है IPL में, ठीक है. जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट, जिस टाइप का फियरलेस अप्रोच उन्होंने दिखाया है, दे हैव गिवन ऑल ऑफ अस a look into the future of T20 cricket और possibly the future of cricket itself, कि आज से 5-6 साल बाद क्रिकेट कैसे खेले जाने वाला है. उसका छोटा सा ट्रेलर जो है ना वो SRH ने हमें दिया है. एंड मैं तो अभी भी कहता हूँ कि शायद ये लोग क्वालिफाई ना भी करें, शायद ये लोग सक्सेसफुल ना हो अभी 1-2 सालों तक, बट जो इन्होंने अप्रोच आजमाया है ना इस बार, मैं सिर्फ उस बात के लिए प्रोवाइडेड कि अब अगले बचे मैचेस तक ये अप्रोच कैरी आउट करें, डर ना जाए. अगर ऐसा करते हैं ना तो मैं तो सिर्फ उस बात के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है. फिर तो रिजल्ट छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने इतनी हिम्मत रखी कि तुमने अप्रोच दिखाया, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. सेकेंडली राजस्थान रॉयल्स, भाई कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं तो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली उनको टिंकर भी नहीं करना चाहता हूँ. जो कर रहे हो इट इज़ ऑल ऑफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू. RR के साथ पता सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, RR को इस वक्त पता कौन हरा सकता है, सिर्फ RR खुद ही अपने आप को हरा सकती है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लॉ ऑफ एवरेजेस विल किक इन. It is inevitable. That's how life works. That's how nature works. And बस वो लॉ ऑफ एवरेजेस का जो बुरा दिन होने वाला है ना, वो बस नॉकआउट्स में ना आ जाए. तुम बस ये प्रे करो. मैं तो कहूँगा बेटर है कि RR अभी 1-2 मैचेस हार जाए. अगर हार भी रही है तो भी टॉप पे फिनिश करी जाएगी. टॉप 2 में तो फिनिश करनी ही चाहिए. इट इज़ बेटर टू लूज राइट नाउ दैन टू लूज डायरेक्टली इन द प्ले ऑफ्स. वो बहुत हर्ट करने वाला है. एंड RR की टेंडेंसी है ये क्रंच मोमेंट्स पे आके लूज करने वाली. तो राइट नाउ नथिंग इज स्टॉपिंग RR बट नेचर एंड RR themselves. और कुछ भी नहीं है रोकने के लिए. कमिंग टू दिस गेम, ठीक है, पहले सेगमेंट में चलते हैं, विच इज द पिच एंड द कंडीशंस. हैदराबाद में मैच हो रहा है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेल्टर ऑफ अ विकेट फॉर 2 रीजंस. नंबर 1, हमने अभी तक इस IPL में देखा है जब हैदराबाद में मैचेस होते हैं बहुत हाई स्कोरिंग विकेट्स होते हैं. मुंबई वाला मैच सबको याद ही है. बट एक और रीजन पता है क्या है? क्योंकि अब SRH 2 मैचेस लगातार हार चुकी है ना, दे वुड नॉट वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट दैट मच. They would want to stick to what has been working. And एक पाटा बैटिंग विकेट बनाना is the best way possible to neutralize the game regardless of the toss. क्योंकि वो अच्छी विकेट जो पहली इनिंग में अच्छी है वो दूसरी इनिंग में भी अच्छी रहेगी. तो टॉस का इफेक्ट कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो सकता है. एंड मुझे लगता है यहाँ पे पिच के साथ थोड़ा सेफ खेलेगी SRH एंड उसके चलते हुए हमें एक हाई स्कोरिंग विकेट देखने को मिल सकती है. अगर SRH एक डाइसी विकेट लेके आती है ना यहाँ पे, तो मैं जेन्युइनली सरप्राइज लूँगा. मतलब मुझे नहीं लगता कि दैट्स अ गुड मूव. फिर आप सिली हो रहे हो थोड़ा सा अपने पिच को लेकर. सो यहाँ पे टॉस जीत के क्या करना चाहिए? अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है, दोनों इनिंग में बैट पे अच्छी आएगी बॉल, मेरे हिसाब से अगर आप RR हो तो भाई यू वुड वांट टू बैट फर्स्ट बिकॉज SRH चेज नहीं कर सकती. अगर आप SRH हो तो भी यू वुड वांट टू बैट फर्स्ट बिकॉज आप खुद चेज नहीं कर पा रहे हो. तो आई थिंक दोनों टीम्स को ईगो साइड पे रख के पहले बैटिंग ही करनी चाहिए. आई थिंक अगर SRH ज़बरदस्ती चेस करने जाती है, दे माइट बी इन फॉर अनदर डिजास्टर. बिकॉज आई विल एक्सप्लेन हाउ. अगर इम्पैक्ट प्ले का रूल RR स्मार्टली यूज़ करती है ना तो SRH विल बी किल्ड फॉर श्योर. बट अगर एक टीम है जो कि SRH के अगेंस्ट अभी भी वो ईगो दिखा सकती है चेस करने का, इट इज़ RR. बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन वर्किंग फॉर देम. एंड सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर RR टॉस जीत के कहती है कि हमें चेस करना है. बट मेरे हिसाब से दोनों टीम्स को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए. देयर इज नो डिबेट अराउंड इट इन माई हेड. मूविंग टू द सेकेंड सेगमेंट विच इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑफ दीज 2 टीम्स. दोनों मैचेस ना, दोनों टीम आपस में 18 बार खेली है, RR एंड SRH, एंड दोनों 9 बार जीती हैं. This is the most even, balanced out rivalry that I've covered in this IPL season so far on this channel. मैं हर प्रीव्यू में हमेशा हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़रूर बात करता हूँ उसकी. किन्हीं भी दोनों टीम्स का अभी तक एकदम 50-50% रिकॉर्ड नहीं आया. दिस इज एज क्लोज एज इट गेट्स. 18 में से 9 का रिकॉर्ड है. इनफैक्ट पिछले 10 मैचेस की बात करूँ ना मैं इन दोनों के बीच में, उसमें भी 5-5 जीते हैं. इतना क्लोज है. इट इज़ ओनली व्हेन वी कवर द लास्ट 5 गेम्स, वहाँ पे हम देखते हैं कि 3 मैचेस राजस्थान जीतती है और 2 जो है वो अपनी सनराइजर्स जीती है. तो एकदम रिसेंट हिस्ट्री में थोड़ा सा फेवर राजस्थान को है, बट हिस्टोरिकली दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट एकदम इवन रही हुई हैं. SRH का फ़ायदा पता कहाँ पे? हैदराबाद में जब भी इन दोनों का मैच हुआ है ना, तो राजस्थान एक ही बार जीती है 4 मैचेस में से. आई थिंक दैट कुड बी अ बिग पॉजिटिव फॉर SRH गोइंग इनटू दिस गेम. वरना हिस्टोरिकली इट इज़ ऑलमोस्ट 50-50.
कोई किसी को एडवांटेज है नहीं. सो कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11. यहाँ पे मैं पहले राजस्थान से स्टार्ट करना चाहता हूँ. हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ. बटलर, जायसवाल एंड संजू सैमसन, ये 3 बंदे होने वाले हैं हमारे टॉप 3 में. फिर रियान पराग, हेटमायर, जुरेल, अश्विन, ये सब हो जाएंगे मिडिल ऑर्डर में. संदीप, चहल, बोल्ट एंड आवेश खान, ये 4 हमारे बॉलर्स हैं, प्लस अश्विन जो कि ऑलराउंडर होने वाले हैं. अब इम्पैक्ट प्लेयर में किसको लाना चाहिए, पॉवेल को या फिर नांद्रे बर्गर को? देखो स्ट्रैटेजी यही कहेगी, अगर आप टॉस जीत के हार के जो भी है, आपकी बैटिंग पहले आ रही है ना, तो जो प्लेइंग 11 मैंने बोली है उसी को अनाउंस करना. एंड देन डिपेंडिंग ऑन आपकी नीड क्या है, फिर आप नांद्रे बर्गर को ला सकते हो या फिर पॉवेल को ला सकते हो, जैसे कि आरआर स्टार्टिंग में कर रही थी. आई डोंट नो व्हाई दे स्टॉप डूइंग इट, बट दैट इज द बेस्ट वे टू यूज द इम्पैक्ट प्लेयर स्पेसिफिकली, क्योंकि एसआरएच की जो बैटिंग में एक्सप्लोजिविटी है ना, उसको टैकल करने के लिए अगर नांद्रे बर्गर भी आ जाए, 6 बॉलर्स हो जाए प्रॉपर, तो इससे बेटर तो और क्या ही हो सकता है यार. तो मैं तो 100% ही कहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप यही लाइनअप अनाउंस करो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो. अगर आप जो चेस कर रहे हो तब आप शायद पॉवेल को पहले से बोल सकते हैं कि वो आने वाले हैं, एंड देन यू विल ट्रस्ट योर 5 बॉलर्स कि आप इन्हीं के ऊपर जो है गेम जीतोगे. ऑल्दो मैं स्ट्रेटेजिकली एक पॉइंट और कहूँगा, अगर आप चेस भी कर रहे हो ना, मैं फैंसी कर सकता हूँ इस थॉट को कि नांद्रे बर्गर को मैं फिर भी टीम में रखूँ. एंड बैटिंग में मैं सिर्फ 7 ही ऑप्शंस खिलाऊँ विद अश्विन बीइंग द नंबर 7. आई नो बैटिंग थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, बट इनकी बैटिंग इस वक्त इस फॉर्म पे है ना कि हर मैच में कोई ना कोई इंडिविजुअल तो अकेले मैच जिता ही देगा. तो आई थिंक दे शुड ट्रस्ट देयर बैटिंग एंड ऐड मोर डेप्थ टू देयर बॉलिंग इन दिस गेम. सो ऑल्दो मुझे लगता नहीं कि ऐसा ये लोग करेंगे मोस्ट लाइकली, बट मेरा सजेशन तो यही होने वाला है. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग यहाँ पे एसआरएच की बात करें, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, ये 3 हमारे टॉप 3 के होंगे. क्या हमें ग्लेन फिलिप्स को लाना चाहिए? आई एम ओपन टू इट. कोई कहता है कि मार्करम की जगह ग्लेन फिलिप्स ले आओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट थिंक ऐसा करेंगे ये लोग. प्लस उसके बाद फिर क्लासेन, नीतीश रेड्डी एंड अब्दुल समद, ये हमारे मिडिल ऑर्डर में हो जाएंगे. शहबाज अहमद एंड कमिंस हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर में, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, बैटिंग ऑलराउंडर जो कहना कह लो इनको. एंड लास्टली भुवनेश्वर कुमार, उनादकट एंड नटराजन. उनादकट क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा एक्सप्लेन करा है कैसे हैदराबाद में हाई स्कोरिंग विकेट्स पे स्पिनर का इतना रोल होता नहीं है. सो एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की जगह आपको उनादकट खिलाना चाहिए, जो कि आपको स्लोअर डिलीवरीज का बड़ा अच्छा यूज़ देंगे इस पिच पे. एक पिच जहाँ पे बैटिंग इतनी अच्छी हो रही हो, बॉल इतना अच्छा बैट पे आ रही हो, वहाँ पे एक पेसर अगर पेस टेक ऑफ कर सकता है ना बॉल से, मोमेंटम टेक ऑफ कर सकता है बॉल से, हटा सकता है, तो वो फिर वहाँ पे एक थ्रेट बन जाता है. उनादकट ने वो स्किल सेट दिखाया है हमें, इसीलिए मैं कहूँगा कि उनादकट को लेना चाहिए. प्लस सीएसके अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग करी भी थी. इम्पैक्ट प्लेयर में क्या होना चाहिए? देखो इम्पैक्ट प्लेयर में मैं जाऊँगा मयंक के साथ फिर से. आई नो पिछले मैच में अनमोलप्रीत को लेके आए थे, बट अगर यहाँ पे मैं एसआरएच की बात करूँ, देखो अगर चेस कर रहे हो तो इन लोगों की टेंडेंसी होती है कि एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की, जैसे पिछले अनमोलप्रीत खिलाया था. मैं क्यों कह रहा हूँ कि मयंक यादव कह रहा हूँ, मयंक को खिलाओ, मयंक मार्कंडे को खिलाओ डिस्पाइट द टॉस. अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो भी इम्पैक्ट प्लेयर में मयंक ही आना चाहिए, बॉलिंग कर रहे हो तो भी इम्पैक्ट में मयंक ही हो, मतलब टीम में हो मयंक. क्यों? क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तब तो आपको वैसे भी अनमोलप्रीत की जरूरत नहीं है, तब तो आपकी बैटिंग में इतना दम है कि आप परफॉर्म करके दे ही रहे हो. प्लस सेकंड इनिंग्स में यू वुड वांट टू मेक योर बॉलिंग स्ट्रॉन्गर. अगर आप चेस भी कर रहे हो ना, मैं तो भी कहूँगा कि अनमोलप्रीत के आने से आप बहुत कुछ उखाड़ने नहीं वाले. अगर वो टारगेट चेस करना होगा ना, तो आपके जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट बैटिंग लाइनअप है वो चेस करके दे देगी. और अगर वो चेस नहीं कर पा रही तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि अनमोलप्रीत के एडिशन से कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ लोगे तुम लोग. रादर आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग के ज़्यादा ऑप्शन होने के लिए माइट एज वेल ट्राई मयंक मार्कंडे. सो अनमोलप्रीत या फिर एनी अदर बैट्समैन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के फेवर में मैं नहीं हूँ एसआरएच के लिए. मुझे लगता है उनकी बैटिंग में इतनी फायर पावर है, उन्हें जीतना होगा तो वैसे भी जीत जाएंगे, और नहीं जीतना होगा तो फिर वो अनमोलप्रीत के साथ भी नहीं जीत सकते, उससे कोई फायदा होने नहीं वाला. तो दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी. एंड सेकेंडली, प्लीज डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड, डोंट गो बैक ऑन योर स्ट्रैटेजी. मुझे पता है पिछले 2 मैचेस में आप नहीं जीते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी स्ट्रैटेजी रेवोल्यूशनरी नहीं है, वो काम नहीं कर सकती, एंड इट इज़ फ्लॉड. जो आपकी ऑल आउट जाने वाली स्ट्रैटेजी है ना, उसकी रिस्पेक्ट करो, आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसी के थ्रू मैचेस जीतते आ रहे हो. डोंट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज ऑलरेडी फिक्स्ड. सो मुझे पता है 1-2 मैचेस हार गए होंगे चेस करते वक्त, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉशियस होकर खेलना शुरू कर दो. पहले बैटिंग करो तो ऑब्वियसली आप उस इंटेंट के साथ जाओगे ही जाओगे, बट चेस भी कर रहे हो ना. जैसे मैंने लास्ट मैच में देखा था, अभिषेक शर्मा भी कुछ बॉलें लीव करने लग गया था. जो बंदा 40 रन मारा 10 बॉलों में, उसके बाद भी छक्का मारने जा रहा है, वो बंदा एकदम से लीव क्यों कर रहा है बॉलों को? तो डेफिनेटली थोड़ा वो माइंड पे प्ले आउट तो करा है एसआरएच के, कि कहीं हम लोग स्ट्रैटेजी के साथ हार तो नहीं रहे. आई वुड से आपकी
प्लेयर्स को सूट ही ये स्ट्रैटेजी करती है, तो चेंज मत करो। हारना होगा तो वैसे भी हार ही जाओगे, बट जो इतना अपने प्रोमिसेस दिखाए हैं, ड्रेसिंग रूम में इतनी अच्छी अच्छी स्पीचेस दी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया 300 के होने के ख्वाब दिखाएं सबको, बातें करिए उनके बारे में ओपनली, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर यू इवेंचुअली, डोंट वरी। हर बार हर चीज़ एक ही सीजन के अंदर मास्टर तो वैसे भी नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। यू कुड पोटेंशियली मेक दिस योर आइडेंटिटी, डोंट गो बैक ऑन इट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द की बैटल्स, यहाँ पे की बैटल क्या होने चाहिए हमारे। पहला होगा ट्रैविस हेड वर्सेस बोल्ट। हमने दोनों मैचेस जो कि अभी एसआरएच चेस करते हुए हारिए देखा है कैसे ट्रैविस हेड फॉर श्योर दोनों मैचेस में पावर प्ले के अंदर आउट होते हुए आ रहे हैं, एंड बोल्ट से बेटर तो कौन ही बंदा है भाई इस चीज़ को सच्चाई बनाने के लिए। बोल्ट जो कि अपने पहले ओवरों में विकेट ले लेते हैं, अगर वो ट्रैविस हेड का विकेट ले सकता है ना, वंस अगेन SRH will be under immense pressure, especially if they are chasing. And अगर ट्रैविस हेड पहले बैटिंग करते हुए जल्दी आउट हो जाता है ना, तो भी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि फिर SRH किस इंटेंट के साथ जाती है। बिकॉज जो भी हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं इसमें ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा यूजुअली पूरा पावर प्ले सी ऑफ कर ही जाते हैं, या फिर मेजॉरिटी ऑफ इट। स्पेशली ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा यूजुअली इज द फर्स्ट गाय टू गेट आउट। अगर ट्रैविस हेड पहले आउट हो जाए ना, फिर क्या करेंगे, बहुत मजा आएगा देखने में। इसके बाद मैं कहूंगा द नेक्स्ट बैटर इज गोइंग टू बी क्लासेन वर्सेस युजवेंद्र चहल। कैसे क्लासेन मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल को, इनफैक्ट इवन डेथ ओवर्स में चहल 1-2 ओवर जरूर डालते हैं आजकल, वो बंदा आपको इंटाइस करेगा, लटका के बॉल देगा, आपको बोलेगा छक्का मार के दिखाओ, हिम्मत है तो छक्का मारो। क्या क्लासेन वहाँ पे सकम कर जाएगा या फिर डोमिनेट कर देगा? बिकॉज अगर उसको डोमिनेट कर रहा है तो फिर डायरेक्टली प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है, अश्विन के ऊपर, जो कि खुद इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 विकेट लिए। सो चहल को डोमिनेट करना क्लासेन के ऊपर होगा कंप्लीटली। एंड अगर क्लासेन आउट होता है तो चहल ने पूरा मिडिल ऑर्डर खोल के रख दिया एसआरएच का। फिर ये बहुत बड़ी वीकनेस है एसआरएच की, और ये है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अभिषेक शर्मा वर्सेस रविचंद्रन अश्विन। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लग रहा होगा आपको सुनने में, बट अश्विन हैज शोन द टेंडेंसी टू बोल इन द पावर प्लेस। संजू सैमसन उसको यूज करता है रिसेंटली, एंड अभिषेक शर्मा इज दैट गाय जो कि हर बंदे को टारगेट करता है, ऑल आउट जाने का पूरा कोशिश करता है। क्या अश्विन को वो टैकल कर सकता है? बीइंग अ वेरी क्लेवर ऑफ स्पिनर, ही विल टर्न द बॉल अवे फ्रॉम हिम। और क्या अश्विन का बुरा फॉर्म जितना चल रहा है, वुड इट बी द इजीएस्ट बॉलर टू टारगेट फॉर अभिषेक शर्मा? कौन निकल के आता है इस बैटल में एग्जैक्टली? It is going to be very interesting because once again this could dictate the tempo of the 6th to 10th over. ये 4 ओवर होंगे ना बीच के, यहाँ पे एसआरएच डोमिनेट कर रही है कि नहीं, ये डिसाइड हो सकता है इस बैटल से। और अगर यहाँ पे वो डोमिनेट नहीं कर रहे तो फिर 280, 270, 250 वाला टारगेट भूल जाओ। अगर वो चीज़ अचीव करनी है तो आपको थ्रू आउट टेम्पो हाई रखनी पड़ती है। तो इस फेज में अश्विन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वन, अगला है यशस्वी जायसवाल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार जिनको पिछले 2-3 मैचेस से हम देखते आ रहे हैं कि पैट कमिंस डेथ ओवर से बॉलिंग कराते ही नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3 ओवर जो है ना पूरे पावर प्ले के अंदर ही फेंकवा देते हैं। यशस्वी जायसवाल नाउ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप, ही हैज़ टू स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड हैज़ टू रीगेन सम फॉर्म। कैसे भुवनेश्वर कुमार को टैकल करेंगे, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज भुवनेश्वर यूजुअली पावर प्ले में थोड़े इकोनॉमिकल भी होते हैं। So Yashasvi Jaiswal will look to dominate him. And the last one is Sanju Samson versus Pat Cummins. Pat Cummins, actually, if you notice, he has a tendency in this IPL to come into bowl around the 8th or the 9th over. जब आधी इनिंग खत्म होने वाली होती है ना, तब यूजुअली बॉलिंग करने के लिए आते हैं। एंड संजू सैमसन हैज़ बीन दैट गाय जो कि एक एंकर की तरह खड़ा रहता है भाई दूसरे एंड पे। एंड एंकर कहने को है, स्ट्राइक रेट उसकी 160 के ऊपर की है। सो वो बंदा पूरी इनिंग्स को स्टीयर करता है, उसके चारों तरफ पूरी राजस्थान रॉयल्स की टीम खेलती है आजकल। Can he dominate Pat Cummins in the middle overs, और if he loses his wicket, फिर पूरा प्रेशर रियान पराग के ऊपर दोबारा आ जाएगा। एंड रियान पराग पिछले 2-3 मैचेस से उस फ्लेयर में नहीं लग रहा है, प्लस बैटिंग डेथ बहुत ज़्यादा है नहीं राजस्थान के पास। सो सैमसन वर्सेस पैट कमिंस, द कैप्टन्स गोइंग वन अगेंस्ट ईच अदर, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंस और अ वेरी क्रूशल बैटल टू डिसाइड कि राजस्थान अल्टीमेटली कितने रन्स मारती है। बहुत क्रूशल होगा ये। एंड लास्टली कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, ठीक है, देखो भाई, अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग कर रही है and if they bring in the 6th bowler Nandre Burger, I am definitely back in Rajasthan Royals, definitely. मुझे नहीं लगता कि कोई SRH फैन भी इस बात पे क्वेश्चन करेगा। बट इफ देयर इज वन टीम दैट कैन सरप्राइज यू, इट इज SRH। आई थिंक ये तो हम सब मान चुके हैं आज की बात में कि इतना थ्रेटनिंग है ना, इतनी अनसर्टेन है कि पता नहीं किस दिन फट जाएंगे। एंड SRH के साथ ये हमेशा से एक डर रहेगा, कोई भी टीम होगी उनके साथ। इतना तो SRH ने गेन कर लिया है। स्टिल आई थिंक अगर मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ ना,
right now RR also has a tendency to win games from very difficult positions. They know how to finish well. For those reasons, plus their impeccable record right now, I am going to back RR. I would say 60% RR, 40% SRH, and 40% भी काफ़ी है by the way. But that is how it is. I think advantage RR के पास ही है. जो होम रिकॉर्ड है SRH का इतना अच्छा, प्लस अगर पहले बैटिंग आ जाए SRH की, तब मैं शायद देख सकता हूँ SRH को जीतते हुए. बट अगर RR पहले बैटिंग कर रहे तो आई एम श्योर कि मैं फिर 90% स्टेक्स तो अपने RR के ऊपर ही रखूंगा. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.